थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग पुनः एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी परिवार सहित अच्छे से होंगे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं एफपीआरटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी का, श्री अतुल जैन जी का और राजेश राठौर जी का, सुरेश अरोड़ा जी का, अजय त्यागी जी का, जो हमेशा तत्पर रहते हैं एफपीआरटी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। दोस्तों, इसी मुहिम में आज जैसे सबके बिजनेस में कई बारी हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें लगता है कि ये बिजनेस में इतनी तकलीफें हैं, ये हैं, हम जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज देते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड से कैसे हम अपना कंपेनियन बना के उससे काम कर सकते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग हुई है, लास्ट मंथ में कोई अच्छा काम हुआ है, लास्ट वीक में, ये दयानंद शर्मा जी, ये ये क्या किया हुआ है इनको, राजेश राठौर जी, ये क्या खुला हुआ है दयानंद शर्मा जी का? कुछ नहीं खुला हुआ। हाँ, ये स्क्रीन में उनका आ रहा था ना जैसे। हाँ ठीक है, अब आप जैसे आगे थे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आज हमारे बीच डॉक्टर कुलदीप बोलिया हैं। डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताएं एलआईसी के बारे में, क्या नया कुछ हो रहा है एलआईसी में, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। कुलदीप कुलदीप बोलिया जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी नमस्कार। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। एलआईसी में तो कोई बहुत विशेष नहीं हो रहा, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। जी जी, वो बताएं क्या बदलाव होने एज जा रहा है सर। एज ए होल, एक तो जो एक बहुत लंबे समय से हम लोगों की डिमांड थी ओपन आर्किटेक्चर की, जी दोनों सेगमेंट में लाइफ को छोड़ करके जनरल में 99% अप्रूव हो गया है। कैंप्स की जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है और बहुत जल्दी उस पर कोई भी ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। नो जनरल इंश्योरेंस और नो हेल्थ इंश्योरेंस की परमिशन एक एजेंट को उसमें मिलने वाली है, जो रिकमेंडेशन बहुत ही थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सिर्फ ग्रेट सर। लाइफ के लिए अभी थोड़ा हेजिटेशन है उनको, क्योंकि एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और एलआईसी इसका काफी स्ट्रांगली उसका विरोध कर रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एलआईसी एजेंट्स की, उन लोगों में भी मतभेद होने के कारण कुछ ने विरोध किया, कुछ ने उसका समर्थन किया है। तो अभी आईआरडी उस पर कोई ज्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन ओपन जी, आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो इसके ये साथ साथ कब तक उम्मीद है सर होने की? सर इलेक्शन के तुरंत बाद में आ जाएगा। ग्रेट अभी सर, ग्रेट ग्रेट। हाँ, इसके तुरंत बाद मतलब आप ये मान के चलिए जून के एंड तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बहुत बढ़िया ओपन सर, थैंक यू आर्किटेक्चर का सर। जनरल इंश्योरेंस के। थैंक यू दूसरी सर। और चीज इसके अलावा और क्या? दूसरी चीज एक बीमा सुगम, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे लोगों को आधी अधूरी जानकारियां भी है। हाँ बीमा जी। सुगम जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसकी जो डेट इन्होंने 1 अप्रैल 2025 फाइनल कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा वो भी थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, बीमा बीमा सुगम जिस तरह पर शेयर मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं वो उस पर रजिस्टर्ड रहते हैं, जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से ये एक ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म पे तमाम इंश्योरेंस कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, तमाम ब्रोकर्स उसमें अपने आप को एम्पेनल करवाएंगे। जो नहीं कराना चाहेगा वो नहीं कराएगा, फाउंडेशन नहीं है, लेकिन 99% हर आदमी चाहेगा कि मैं उसमें एम्पेनल हो। जितने इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी उसमें एम्पेनल होंगे। वहां से उनको सर्विसेज मिलेगी बीमा धारक को। ये कर रहे हैं बीमा धारक के लिए, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं, इसलिए हम उसमें एम्पेनल होंगे। लोगों को ये भ्रांति है कि साहब मेरा मेरा काम है, जब कई लोगों का क्वेश्चन था कि साहब मैं जो काम करता हूँ तो मेरी क्लब मेंबरशिप का काम कैसे होगा वहां से करूंगा। तो मैं हम्म, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें आपकी इंडिविजुअल एजेंसी के टारगेट पे या बिजनेस पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। काम आपका वैसे की वैसे ही होगा। आपको जैसे अपन ऑनलाइन पॉलिसी इश्यू करते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अधिकतर, वैसे ही पॉलिसियां इश्यू होगी, बस वो प्लेटफॉर्म वो होगा। काम ग्रेट सर, आपका ग्रेट। आपके
काम आपका आपकी इंश्योरेंस कंपनी में ही होगा। बस जी ये होगा कि आपको एक्सपोजर सब कंपनियों का मिल जाएगा। आप भी सब कंपनियों के प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, उसकी सर्विसिंग दे सकते हैं। सबसे बड़ा इस बीमा सुगम में जो बेनिफिट होने जा रहा है वो होने जा रहा है सर्विस का। बहुत बढ़िया सर, बहुत उसमें बढ़िया। हमारी बात हो रही थी, जो सजेशंस हमने दिए हैं और जो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, कि अगर कोई सपोज कीजिए नॉमिनेशन चेंज करना है, जी बैंक साहब ने टाटा में कोई पॉलिसी कर रखी है, टाटा लाइफ में, उसी जी आदमी ने एक पॉलिसी मैक्स में भी करवा रखी है, एक एलआईसी में करा रखी है। अब जी जब वो नॉमिनेशन अगर चेंज कर रहे हैं जी। तो उसकी इंटीमेशन उसे पूछा जाएगा कि इन ऑल और इन पर्टिकुलर एक कंपनी और पर्टिकुलर ग्रेट, पॉलिसी। तो ग्रेट जैसे ही वो सर। ऑल करेगा, हाँ हाँ। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज में उसके आधार कार्ड, इसको आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ओके। आधार से जैसे अभी हेल्थ के लिए एक आईडी बनती जा रही है, उसी तरीके से इसको आधार से लिंक कर देंगे। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने आधार कार्ड लेना शुरू कर दिया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1 साल पहले से मैंडेटरी कर दिया। जीएसटी और आधार कार्ड के बिना आजकल पॉलिसी इश्यू नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हाँ जी। इंसिस्ट कर रहे वो हैं। कभी कभी हाँ होता है कि साहब नहीं हो पा रहा तो अलग बात है, अदरवाइज सब में वो आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं। तो जैसे ही जी। आपने नॉमिनेशन एक में चेंज किया, ऑटोमेटिक पूरे कंपनियों में ज्यादा उसने ले रखा वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, एड्रेस बहुत चेंज बढ़िया। किया तो एड्रेस चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये सारे काम पॉलिसी होल्डर अपने एंड से कर पाएगा। अभी तक होता यह था कि उसको कंपनियों में जाना पड़ता था, जी जी एजेंट भी जी। डॉक्यूमेंट लेता था तो कंपनी जाता था, उसके पास ओटीपी आएगा, 1 सेकंड में वो एड्रेस चेंज कर लेगा। अभी हम जैसे कई एंडोर्समेंट अपनी कंपनियों में आजकल कर पा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस में, उसी तरीके से वो एंडोर्समेंट उसमें कर पाएगा। सिर्फ सम एश्योर्ड अंडरराइटिंग वाले रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें वो चेंज कर सकेगा। एड्रेस चेंज कर वो देगा, नॉमिनेशन चेंज कर देगा। अब आता है कि अगर डेथ होती है, तो अभी तक होता ही है कि डेथ के लिए सब कंपनियों में अलग 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 उसको इंटीमेशन देनी होती है। डेथ इंटीमेशन डॉक्यूमेंट्स तो उसको सब जगह के भरने पड़ेंगे क्योंकि क्लेम वहां से आएगा, लेकिन इंटीमेशन एक ही जगह से उसकी अपलोड हो जाएगी वहां। उससे क्या बहुत ही होगा कि बढ़िया। जिस जिस पॉलिसी होल्डर के पास बाकी की, जैसे पॉलिसी होल्डर तो मर गया, अब उसकी जो फैमिली है उनको ये पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ पॉलिसियां ले रखी थी। जैसे ही वो डेथ इंटीमेशन किसी एक पॉलिसी में देगा, उनके पास पूरी लिस्ट टैग हो जाएगी कि साहब इनकी यहाँ 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 ये पॉलिसियां या ये कवरेज और चल रहे हैं। उन सब में उसकी इंटीमेशन चली जाएगी, और उस सब की लिस्ट जब पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगी तो उसके नॉमिनी को ये सुविधा हो जाएगी कि वो सब जगह अपना क्लेम एक साथ दर्ज करा पाए और वहां से उसको थैंक क्लेम यू, मिल। थैंक यू सर, थैंक यू बोलिए साहब। दूसरा, और एक उस हाँ। प्लेटफॉर्म पे अगर वो कंप्लेंट कोई बुक करता है, अब जी तक ये होता था पॉलिसी होल्डर की कंप्लेंट सब सुनते थे, जी इंश्योरेंस एजेंटों की कंप्लेंट उस कंपनी में सुनी या नहीं सुनी उसका कहीं मॉनिटरिंग नहीं होती थी। इसमें जी। ग्रीवेंस सेल एक अलग से बन रहा है कि अगर किसी एजेंट ने, जैसे हम्म, अजय जी ने कहीं कंप्लेंट करी किसी कंपनी में अपने हम्म, पर्सनल किसी मैटर को लेकर के, 7 दिन में उसको उसको रिजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और उसको ट्रैक कर रहा है आईआरडीए की वो साइट में। तो वहां बहुत भी बढ़िया। उसका उसका अपडेशन रहेगा कि वो नहीं हुई रिजोल्यूशन, तो क्यों नहीं हुई, वो सारी चीजें भी, और एजेंट को तुरंत उसकी इंटीमेशन भी मिलती रहेगी। ये थैंक एक यू अच्छा सर, बेनिफिट मिलने जा रहा है। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट राजेश चेतन जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। राजेश भाई वेलकम, वेलकम राजेश भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो बस इतना निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने डॉक्टर कुलदीप बोलिया से पहले भी निवेदन किया था, पर आपकी सर्जरी होने की वजह से आपने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। यदि अब आप स्वस्थ हैं तो मेरा निवेदन है कि एक सेशन अपन सुनील भाई जी कुलदीप जी से कोऑर्डिनेट करके, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगली बार या अगली बार उससे अगली बार अपने को जी। रखना चाहिए, ठीक ठीक है सर। क्योंकि इससे जो कि अगली नए बार में रख अपडेट। लेंगे। नेक्स्ट हाँ इस नेक्स्ट फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे में, तब तक मैं जीवन इसके बीमा सुगम और ओपन हाँ आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें जो ऑथेंटिक है वो मैं ले आऊंगा। हाँ, तो बहुत आप वो बढ़िया। तैयारी कर लो, तैयारी कर जी लो। सर, जी और जी सर। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है, हाँ जब फ्राइडे होगा तो हम आपको सुनेंगे सर, तो ये जी सर, कहना चाह जी रहा सर। था। थैंक ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। अब पुनीत जैन हमारे बीच हैं। पुनीत पुनीत भाई, आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सुनील भैया, सबसे पहले सबको प्रणाम मेरा।
मैं कुलदीप सर का सर इतना धन्यवाद करता हूँ। कल मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी, मैंने कुलदीप सर को फोन करा। कुलदीप सर ने मतलब अपना इतना कीमती टाइम निकाल के पूरा अच्छे समझाया, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें क्या लूप होल्स होते हैं, क्या ऐड करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने हम कल एक को रेफरेंस दिया है सुनील जी। एक अपने एजेंट है एफपीआरटी के, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उन्होंने मुझसे सीआर पॉलिसी के बारे में किया था। वो गाजियाबाद में है। सर तो मैं ही हूँ, सर सबसे, मैं ही हूँ। नहीं, वो तो अभी किया था, कल कल एक ने किया है वो। मैं सर वो तो मैंने आपसे किया था। संपर्क करेंगे। अच्छा अच्छा। मैंने उनसे कहा देखो, मैं तो जयपुर बैठा हूँ, आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा राजेश चेतन जी को तो आप जानते हो। बोले भाई साहब वो तो मेरे गुरु हैं, तो आप उनसे संपर्क करो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे ना। आप ये बिजनेस उनके पोर्टफोलियो में करो, जो भी कुलदीप कुछ सर, अंडरस्टैंडिंग वो अलग होगी। कुलदीप सर, जी सर, जी सर। जी मैंने ही फोन किया था सर आपको कल। अच्छा, कल आप ही ने फोन किया था क्या? मैंने फोन किया तो सर यार मैंने आपको। आप ही, नहीं नहीं आपका, चलो ठीक है सर, अच्छा हाँ चलो हाँ 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 हाँ। आगे आगे अच्छा हाँ, बढ़ते हैं। यस यस यस, मैंने अब नाम देखा। हाँ, तो मैंने इसीलिए कुछ कहा कि भाई हमारे को सबसे ज्यादा नॉलेज जैसे सुनील डैंग साहब को है जनरल इंश्योरेंस की, वैसे ही चेतन जी को है। तो इन लोगों से संपर्क करके हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। एफपीआरटी का यही फायदा है सर। जी जी। सर मैं ठीक है पुनीत भाई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है। सर मैं एक चीज कहूंगा कि जैसे हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस करते हैं, अलग अलग कंपनी में करते हैं, मैं लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि लिमिटेड कंपनी, क्योंकि काम इतना तो है नहीं है मेडिक्लेम के समय मार्केट में। हम्म, जिस कंपनी में कर रहे हैं, मतलब एक या दो कंपनी पकड़ी जिसमें अच्छे से आप काम करिए। कल को कुछ दिक्कत आती है, कुछ अंडरराइटिंग दिक्कत आती है, कल को कंपनी भी सुनती है फिर आपकी। जब आपका एक वॉल्यूम बनता है, जब आपका एक लोग जानते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो नॉर्मल एजेंट्स के लिए ना हो पाए, वो आपके लिए हो जाती हैं। जी जी। मैं बस इतना कहना था। थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ अतुल भाई भी जुड़े हुए हैं। अतुल भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। आप कहाँ, बेंगलोर में हैं? मैं बैंगलोर में हूँ अभी। मैं अभी वो विद्या मंदिर की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एज हाँ ए जी। स्पीकर आया था यहाँ पे। ग्रेट सर, मैं बस ग्रेट। एफपीआरटी के सभी लोगों को बस एक छोटा सा ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से था और अगले 2 दिन और हूँ। कल कल की वापसी है मेरी। ठीक है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि कल जब विजय भाई ने अपनी अवार्ड सेरेमनी करी और जिन जिन लोगों को ने एमडीआरटी सीओडी टीओटीज करी, उनको फैसिलिटेट किया यहाँ पे, हम्म, तो करीब करीब 70 से 80 लोग उसमें थे। उस किट्टी के अंदर आउट ऑफ 250 200 लोग टोटल मिलाकर के थे। उसमें से 80 लोगों ने एमडीआरटी सीओटी टीओटी में से कुछ किया था। और वो यदि आप उन लोगों को देखते, हम लोग देखते, तो वो बिल्कुल वो नॉर्मल से, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये लोग भी एमडीआरटी कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए एफपीआरटी के जितने भी हमारे जो भी लोग हमारे एफपीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एफपीआरटी में जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सामने से एक वो है कि भाई हमें देखना चाहिए कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं। और यदि हमारी एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इसके लिए मनन करने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि ये बोलना कि मार्केट अच्छी नहीं है, ये बोलना कि अभी सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं है, तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये एक अच्छे पूरी बात नहीं है। हमें अपने काम को, अपने टाइम को उस तरीके से फोकस करके करना चाहिए। और कल एक स्पीकर आई थी मैडम गीता, वो बड़ी अच्छी फ्रेंड बनी है, वो शायद वो हमारे लिए एफपीआरटी में स्पीकर भी बनेगी। शी इज टीओटी हुबली है यहाँ पे, कर्नाटका के अंदर एक जगह है हुबली, वहां से वो गीता मैडम है। और उनसे मेरा पूरा कल हम दोनों काफी डिस्कशन हुआ, काफी बातें हुई उनसे। और वो अच्छे से काम करते हैं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे कई सालों से टीओटी करते हैं। तो बहुत बढ़िया सर। उनसे भी ये डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे। तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, काम तो सभी लोग जो लोग परफॉर्मर हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने एक्सक्यूजेस में घुसे हुए हैं, हमें उन एक्सक्यूजेस से बाहर आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। उन्होंने जो स्पेशली फोकस किया वो एक ही बात पे फोकस किया था कि यदि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ रही है तो आपको काम की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं बढ़ रही, मैं अपने आप को इमीडिएटली कोरिलेट कर पाया, क्योंकि मैं इसलिए कर पाया कि मेरे को प्रोस्पेक्टिंग की ही प्रॉब्लम है सिर्फ, बाकी सब चीजें रिजनेबली मेरी ठीक है। और हमारे पास क्या है कि बिकॉज वी आर डूइंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोस्पेक्टिंग बाय डिफॉल्ट भी हो जाती है हमारे पास। लेकिन सिर्फ जो लोग लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी बात है कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है।
यदि हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाते रहेंगे, काम की शायद कोई तकलीफ नहीं आएगी। दिस इज फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। और एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ, शायद मैंने अपने कुछ और लोगों को अपने इस ग्रुप में तो नहीं डाला मेरे ख्याल से, कि बोर्ड मेंबर्स के उसमें डाला था। ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने पूरी स्पीच इंग्लिश में दी थी यहाँ पे, क्योंकि ये लोग हिंदी समझते नहीं और या अपनी रीजनल लैंग्वेज समझते हैं। तो विजय सर ने मेरे से कहा था कि भाई आप इंग्लिश में स्पीच देना, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम नॉर्मल टर्म्स में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन आप पूरी स्पीच जो पौने घंटे की स्पीच आपकी यदि इंग्लिश में बनानी है, उसके लिए आपको मतलब अपने आप को मेंटली कितना प्रिपेयर करना पड़ा। मैं काफी दिन से लगा हुआ था उस चीज में। और अच्छी बात यह है कि एपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छी बात यह है कि हम लोग रेगुलर एपीआरटी में बोलते रहते हैं, तो कहीं से भी ना वो डर नहीं था अंदर से कि भाई मुझे कैसे बोलना होगा, कैसे। जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था। तो ये सब बहुत ही इस प्लेटफॉर्म की ही देन है कि हम लोग इतने आगे तक मतलब इतने सब चीजों पे जा रहे हैं, और बैक टू बैक हमारी कहीं ना कहीं हम लोग बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएं। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ेगी, काम की कोई कमी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई। अब मैं आज की स्पीकर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज की स्पीकर भव्या डेंग है, जो मेरी बेटी है। भव्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और 3 साल उसने ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में काम किया। उसके बाद उसने एक कंपनी ज्वाइन की है, एनी टाइम फिटनेस। और वो भव्या बहुत ही इस चीजों पे काम कर रही है कि जो परमात्मा हमें देता है, हमें किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी को लौटाना होता है। जो उसने अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, वो चाहती है वो चेंजेस बाकी लोग भी करें। कैसे सबकॉन्शियस माइंड को उसने अपना कंपेनियन बनाया है। आज भव्या को हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। भव्या, नाउ स्टेज इज योर्स। आप एपीआरटी की जो परंपरा है, जैसे हम बुलाते हैं स्पीकर को, वैसे उनका वेलकम करें और उनको आमंत्रित करें। भव्या। Hello, good morning, everyone. Thank you for giving me this opportunity. गुड मॉर्निंग भव्या, गुड मॉर्निंग। Start कर दें presentation. यस यस बेटा, स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैंने कोट से स्टार्ट करा है कि some men seem to attract success, power, wealth, attainment with very little conscious effort. Others conquer with great difficulty. Still others fail altogether to reach their ambitions, desires, and ideals. Why is this so? The cause cannot be physical. Hence, mind must be the creative force, must constitute the sole difference between men. It is the mind which overcomes environment and every other obstacle. तो इसका सरल शब्दों में ये मतलब है कि कैसे कुछ लोग बहुत इजीली प्रोग्रेस कर लेते हैं, बहुत इजीली सक्सेस पा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। तो इन दोनों ही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस है, क्या बड़ा डिफरेंस है? वो फिजिकल तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक जैसी ही बॉडी, एक जैसा ही माइंड दिया है। तो क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंडीशन कर रखा है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपका अवचेतन मन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये, हाउ टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड योर कंपेनियन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपना सबसे अच्छा दोस्त हमें बनाना है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से एक सेम क्वेश्चन है जो मैंने पिछली बार ही पूछा था, कि आप अपने आप को क्या क्रिएटर मानते हो या एक विक्टिम मानते हो? क्रिएटर वो होता है जो जो भी चीज उनकी लाइफ में घटित होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और विक्टिम जो होता है वो जो भी उनकी लाइफ में घटना घटती है दूसरों को ब्लेम करता रहता है। तो आप चैट बॉक्स में लिखो कि आप क्रिएटर हो या फिर आप एक विक्टिम हो।
अभी तक जितने भी यहाँ पे मैसेज आए हैं सब क्रिएटर ही लिख रहे हैं। तो अगर आप क्रिएटर हो, क्रिएटर मानते हो, तो आप अपनी लाइफ, आपकी जो लाइफ है, लाइफ की बुक है, उसके ऑथर आप खुद ही हो। आप खुद ही इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हो। आपको अपनी लाइफ कैसे चाहिए, कैसे आपकी लाइफ की मूवी होनी चाहिए, उसमें सारे एक्टर्स भी आप ही ला रहे हो। आप ही अपनी वाइब्रेशन से सारे लोग अट्रैक्ट करते हो, कैसे लोग आपको चाहिए। आपके जैसे सबकॉन्शियस बिलीफ्स ऑलरेडी आपके माइंड में इम्प्लांटेड हैं। तो सबकॉन्शियस बिलीफ जो हमारे हैं वो 7 इयर्स तक इम्प्लांट हो जाते हैं। जब हम 7 साल के होते हैं तब तक इम्प्लांट हो जाते हैं। तो अगर हम अनसक्सेसफुल हैं, या हम ये सोचते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता, तो ये सारे बिलीफ्स हमारे जब हम 7 साल के थे तब तक क्रिएट हो चुके थे ऑलरेडी हमारे माइंड में। तो अब टाइम है, अब जब हम अवेयर हो गए हैं तो हमें इन सबकॉन्शियस बिलीफ्स को चेंज करना है। तो पहले सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज माइंड। तो माइंड इज योर ब्रेन इन एक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड हमारे हार्ट के पास होता है, बट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि माइंड जो है हमारे ब्रेन में ही एग्जिस्ट करता है। और हमारे ब्रेन में दो टाइप के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% हिस्सा उसने लिया हुआ है। 5% जो है हम अवेयरनेस में रहते हैं। अभी मैं ये स्पीच दे रही हूँ यहाँ पे, ये सेशन ले रही हूँ, तो मैं कॉन्शियसली अवेयर हूँ। आई एम इन द मोमेंट। अगर अ, और सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी अब तक जितना भी मैंने सीखा है, जितनी भी नॉलेज है, जो भी मेरी वैल्यूज डेवलप हुई हैं, जो भी बिलीव्स हैं, वो सब इस सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक रिजर्वोयर है, एक टैंक, एक बहुत बड़ा टैंक है। तो पहले व्हाट इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड है, डिसाइडिंग माइंड है। मैंने ये सेशन लेना था, ये मैंने डिसाइड किया, अपने कॉन्शियस माइंड से डिसाइड किया। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, अगर मुझे अभी कोई भी कुछ बोलेगा तो मेरा कॉन्शियस माइंड वो सुन रहा है। कॉन्शियस माइंड कैसे इंफॉर्मेशन लेता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है, स्पीच, साइट, टेस्ट, फील। तो इन्हीं सब 5 सेंसेस से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये इंफॉर्मेशन लेता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है? इट लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो कॉन्शियस माइंड सिंपल शब्दों में कि हम अभी अवेयरनेस में बैठे हैं तो हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड इज एसेंशियली द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट ऑपरेट्स आउटसाइड ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस। अगर अभी मुझे कोई गलत कुछ भी बोलेगा तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम से रिएक्ट करेगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिएक्ट करेगा कि पहले कभी मेरे साथ सेम कुछ हुआ हो तो वैसे ही सेम रिएक्शन वो देगा। वो अगर सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले हुआ है तो वही सेम रिएक्शन हमारा सबकॉन्शियस माइंड देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अवेयरनेस में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो हमारी लाइफ मोस्टली 95% ऑटो पायलट पे चल रही है। जैसे आप रोज सेम स्केड्यूल फॉलो करते हो, रोज सेम रूटीन। जैसे रोज 6 बजे उठते हो तो 6 बजे उठते ही आप पानी पीते हो। कुछ लोग फोन चलाते हैं, 1 घंटा फोन रील स्क्रॉल करते हैं। किसी का स्केड्यूल अलग होता है। कुछ लोग 6 बजे उठते ही योगा करते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, वो फोन स्क्रॉल नहीं करते। तो ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमसे कराता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमसे सारी चीजें कराता है। जो भी हमारे बिलीफ्स हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं एज अ मिरर। जैसे मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं और अगर हम स्माइल करते हैं तो मिरर स्माइल्स बैक टू अस।
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि जितनी हमने 11 बार हमने एक इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है वो पढ़ चुके हैं। 21 साल की एज तक हम 11 बार इंसाइक्लोपीडिया अपने माइंड में हम उतनी इंफॉर्मेशन ले चुके होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ वास्ट रेजर्वोयर ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। सारे थॉट्स हमारे, सारी मेमोरीज, इमोशंस, बिलीफ सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैद हैं ऑलरेडी। अब ये एक इमेज है, ये इमेज है एक आइसबर्ग की। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना वास्ट है, जो नीचे आपको दिख रहा है, मैंने एरो बना रखा है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो इतना ज्यादा पोर्शन जो हमारा है सबकॉन्शियस माइंड का है जो हमें नहीं दिखता। हम ऑपरेट करते हैं कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे। कॉन्शियस माइंड हमारा इंफॉर्मेशन लेता है, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी प्रीवियस बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस है उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब इस इमेज में आप देखो, सबकॉन्शियस जो ऑरेंज पार्ट है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और जो ब्लू पार्ट है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। कुछ बुक्स में ये लिखा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% है, कुछ बुक्स में लिखा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड 5% है, बट मैक्सिमम बुक्स में लिखा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो 5% ही है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 95% है। आपको एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। 95% थॉट्स जो हैं वो हमारे रेपिटेटिव होते हैं, सेम थॉट्स। तो अब हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड के फंक्शंस हैं। कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है। कॉन्शियस माइंड जो है आप उसको एक गेट कीपर, एक चौकीदार की तरह समझो। तो हमारा कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन ले रहा है। इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए वो ले रहा है। अगर कोई एक भरे प्लेटफॉर्म पे हमारा नाम अनाउंस करता है, हमें एकदम से अपना नाम सुनाई देता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ने हमारा वो नाम हमें सुनाई दिया, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी प्लेटफॉर्म पे, तो और भी अनाउंसमेंट हो रही होंगी, बहुत सारी अनाउंसमेंट होती हैं, लेकिन किसी ने हमारा नाम अनाउंस किया, वही हमारा कॉन्शियस माइंड ने वही इंफॉर्मेशन दिया। तो कॉन्शियस माइंड जो है एक चौकीदार की तरह है, वो उसकी मर्जी है कि वो किसको एंट्री दे। तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस तक जानी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। कॉन्शियस माइंड जो है थिंकिंग करता है। जो हमारे न्यू थॉट्स होते हैं वो कॉन्शियस माइंड में ही क्रिएट होते हैं। जैसे कोई न्यू एक्सपीरियंस आता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस पे, उसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट करता है। प्लानिंग भी जो है हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना कोई माइंड नहीं है, वो कोई एनालिसिस नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारा एक रेजर्वोयर है। रेजर्वोयर मतलब एक बहुत बड़ा टैंक है, उसको टैंक की तरह ही ट्रीट कीजिए। और कॉन्शियस माइंड जो है उसके पास बहुत कम मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें बचपन की कोई एक बात जो भी हमें नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट की हो, आपको याद होगी कोई ना कोई ऐसी बात, आपको याद होगी कोई ना कोई ऐसी मेमोरी जिसमें या तो बहुत बहुत ही नेगेटिव इमोशन होगा या बहुत पॉजिटिव इमोशन होगा, वो अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होगी। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है मोस्टली हम उसी के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। हमारी हैबिट्स, रोज की हैबिट सेम होती है। हमें कौन सा नाश्ता करना है, कौन सा किस टाइम पे लंच करना है। कई लोगों को टाइम फिक्स होता है कि लंच उन्हें 1 बजे करना है तो 1 बजे ही करना है। और कई लोगों की हैबिट, जैसे कई लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है, वो फिक्स्ड है। कई लोगों को अल्कोहल की हैबिट होती है, वो फिक्स्ड है। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड है ऑलरेडी। उन्होंने या तो उससे प्लेजर सीख किया होगा,
या फिर उन्होंने कोई ऐसा इमोशन फील किया होगा, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे रिलेशनशिप पैटर्न, हम कैसे अपने रिलेटिव से बिहेव करते हैं। तो रिलेशनशिप पैटर्न हमारे, हम फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सब इसमें फीड है ऑलरेडी। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, कौन सी चीज पे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कौन सी चीज पे मुझे बहुत जल्दी खुशी मिलती है, वो सब हमारे माइंड में ऑलरेडी फीड है। फिर इनवॉलेंटरी बॉडीली फंक्शन, इसका मतलब कि अगर मेरे आगे कोई एनिमल आता है तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कोई, अगर मुझे किसी डॉग से प्रॉब्लम है, किसी कैट से प्रॉब्लम है, तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। हम खुद ही दूर हट जाते हैं या उसे दूर हटा देते हैं या उस जगह से ही चले जाते हैं। तो ये इनवॉलेंटरी है, हमारे माइंड को पता है कैसे रिएक्ट करना है किसी भी स्टिमुलस से। तो ये इनवॉलेंटरी भी होता है। जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप देखते हो कि सामने से एक बहुत स्पीडिंग कार आ रही है, बहुत स्पीड में एक गाड़ी आ रही है, तो आप पीछे हट जाते हो। तो ये इनवॉलेंटरी है, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड फटाफट आपकी बॉडी को वो सिग्नल देता है और आपकी बॉडी एक्शन लेती है। क्रिएटिविटी, हमारे न्यू आइडियाज हमें कैसे मिलते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, उसको गैदर करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड न्यू आइडियाज क्रिएट करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो जैसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डेवलप, हमें कम पता होती है किसी चीज के बारे में, कुछ ज्यादा पता होती है, तो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस पे हमें ये पता है। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन में कौन से भगवान को मानता हूँ, कौन सा कौन, जैसे कई लोग मेडिटेशन फॉलो करते हैं, तो मेडिटेशन मेरे माइंड को कैसे इफेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट है इंट्यूशन। इंट्यूशन, हमें कई बारी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आ जाती है कि आज कुछ गलत होने वाला है, आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कैसे आती है, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। अब आप देख रहे हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, हमारी लाइफ में परफॉर्म करता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ यहाँ पे लेगा 10%, बट मैं मानती हूँ कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% ही परफॉर्म करता है, बाकी हमारा 95% सबकॉन्शियस माइंड ही परफॉर्म कर रहा है। अब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इससे पहले एक ब्रीदर लेने के लिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपका क्या थॉट है कि हम सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे चल रहे हैं या फिर कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे चल रहे हैं। अनम्यूट करके कोई बोलना चाहता है? राजेश भाई आप बोलेंगे कुछ? राजेश चेतन जी, राजेश भाई। नहीं, पुनीत भाई आप कुछ बोलेंगे? भैया जो हम चलते हैं वी आर गोइंग विद आवर कॉन्शियस माइंड, हम अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज भी नहीं कर रहे। अभी भव्या ने एक एग्जांपल दिया था, जैसे हम कोई सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और सामने से तेज गाड़ी आ रही होती है, इवन हम जेब्रा क्रॉसिंग पे भी होते हैं, तभी भी उसी समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो कहता है भाई आगे जाऊं या पीछे जाऊं, तभी आप तुरंत डिसीजन लेते हो कि गाड़ी तेज आ रही है, मुझे पीछे ही हट जाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे होने के बाद भी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है ना, फार फार फास्टर एक्टिव होता है, वो तभी तुरंत डिसीजन लेता है क्या सही है क्या गलत है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमेशा अपने, जैसे आप प्रेजेंस में रहते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा ही है भव्या? जैसे अब आपने ड्राइविंग सीखी, तो आप रोज जी। क्या अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हो क्या, 1 मिनट अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ, वो कॉन्शियस माइंड आप तब यूज कर रहे हो जब रेड लाइट आती है। रेड लाइट आती है तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है कि रेड लाइट आ गई, उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट है, उसने यूज करा हमारे आईज का, या किसी ने आपको बोला आगे रेड लाइट है तो आप ब्रेक लगा रहे हो। लेकिन एकदम से कोई आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है तो आपका माइंड एकदम से खुद से ही ब्रेक लगा देता है।
तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये रोल प्ले करता है। ग्रेट ग्रेट। कोई और बताना चाहेगा? और कोई? राजेश भाई जरा देखना किसी का हैंड रेज है तो। राठौर साहब। देख रहा हूँ किसी का हैंड रेज नहीं है। चलिए चलो भव्या, किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड हमारा हम चॉइस के लिए यूज करते हैं। अगर मैं अपने माइंड में कोई भी थॉट ला रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मैं कॉन्शियस माइंड से यूज कर रही हूँ। कॉन्शियस माइंड चूज करता है। जैसे अगर मुझे कोई स्पेसिफिक बुक पढ़नी है तो मैंने ये कॉन्शियस माइंड से चूज किया, अवेयरनेस में रह के चूज किया। मुझे कोई स्पेसिफिक खाना खाना है तो वो मैंने अवेयरनेस में रह के चॉइस की है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक चौकीदार है। चौकीदार की चॉइस है किसको एंट्री दे और किसको एंट्री ना दे। तो जितने भी हम डिसीजंस हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं तुरंत। जैसे अगर मुझे चूज करना है कि मुझे अभी यहाँ जाना है या नहीं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड जो है वो सोचेगा कि डिस्टेंस कितना है और कितनी देर में पहुंचूंगी। तो ये कॉन्शियस माइंड चूज करता है। बट कई चीजें हम सब कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे करते हैं। जैसे ऑटोमेटिक रिएक्शंस। कोई भी आपको कोई भी बाहर से स्टिमुलस आ रहा है तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है फटाफट से। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जैसा मैंने आपको बोला अभी, कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर है। तो कॉन्शियस माइंड अगर एक थॉट को एंटरटेन करेगा और उस थॉट को बार बार एंटरटेन करता रहेगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड पे जो भी हम इम्प्रेस करते हैं, जो भी हम इम्प्रेस करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। जिसको बार बार अगर मैंने बोला कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो बार बार मेरा माइंड वही थॉट एंटरटेन करेगा, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा एज अ बिलीफ कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, और वैसी ही सिचुएशंस आएंगी, वैसी ही कंडीशंस आएंगी, आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको फेलियर मिलेगा। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया ये आइडिया कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी पावर को एक्सेप्ट करना है। हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्सेप्ट करना है कि हम बहुत पावरफुल हैं। अभी आप सबने बोला कि हम सब क्रिएटर हैं। तो अगर हम सब क्रिएटर हैं तो हमारे पास कुछ बहुत बड़ी पावर होगी। जैसे विष्णु जी के पास पावर थी, वो क्रिएटर हैं। तो हमारे पास भी बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास अपना सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम रेपिटेटिवली, जो भी हम बार बार रिपीट करके डालेंगे, वही हमारे लाइफ की स्क्रीन पर एज अ कंडीशन, एज अ सर्कमस्टांस, एज अ इवेंट रिफ्लेक्ट होगा। आप सबकॉन्शियस माइंड को एक मिरर की तरह समझो। अगर मैं मिरर की तरफ स्माइल करूंगी, कुछ भी बोलूंगी, तो मिरर वही मुझे दिखाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोजेक्टर की तरह समझो। प्रोजेक्टर में हम जो भी फिल्म चलाना चाहते हैं वही चलती है। तो जो भी थॉट्स मैं रिपीट करूंगी, जो भी थॉट्स रिपीट करूंगी, वो एज अ बिलीफ बन जाएंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें रिफ्लेक्ट करेगा एज अ इवेंट। अब आप सबकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने बोला था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं, आजकल लोग LIC से ज्यादा म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं। तो उनका वो बिलीफ बन गया है कि LIC से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं। जबकि उनका बिलीफ तो ये होना चाहिए, वो LIC के लिए काम कर रहे हैं तो उनका बिलीफ ये होना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है, हाँ, वो हमेशा डिमांड में है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये सरस्वती वंदना बोलो, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये भी बोलो कि LIC इज ऑलवेज इन डिमांड। लोग हमेशा LIC ही लेना चाहते हैं, और LIC इज ऑलवेज इन डिमांड। ये आप लिख लो एज एन एफर्मेशन कि यार बिजनेस इज ऑलवेज इन डिमांड।
अब नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा। सबकॉन्शियस माइंड आपको पता भी नहीं होता 24/7 एक्टिव होता है। तो जब भी हम सो भी जाते हैं तब भी 24/7 हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का हम यूज कैसे कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को आप रात को कोई भी रिक्वेस्ट पाक करो। जैसे आपने रिक्वेस्ट बोला कि मुझे 5 बजे उठना है, आप अपने पिलो को बोल के सो जाओ। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, आपको 5 बजे एग्जैक्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड उठा देगा, आपको नहीं पता होगा। तो मैं एक अपना ही एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। अभी कुछ दिनों से मुझे बहुत हेडेक्स एक्सपीरियंस कर रही थी, उसकी वजह से मुझे अपनी पिछली जॉब भी छोड़नी पड़ी। मतलब मेरे पापा भी बहुत परेशान थे और कोई डॉक्टर के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। अ, आप उनसे 1 मिनट में पापा को अनम्यूट करवाना चाहूंगी। हाँ जी, बोलो बोलो। आप बताइए कि कैसे हेडेक्स थे। हाँ, अब भव्या को 2 महीने से पिछले हेडेक था, और किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब टेस्ट नॉर्मल थे। वो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसका भव्या ने खुद ही सोल्यूशन निकाला कि हेडेक क्यों हो रहा है। तो कैसे वो निकाला, वो भव्या खुद ही बताएगी। तो बताओ। कुछ नेगेटिव थॉट्स थे जिनको मैं बार बार एंटरटेन कर रही थी अपने माइंड में, और वो बार बार एज अ हेड एक हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो मेरे जो प्रिवेलिंग थॉट्स थे वो ही मेरा हेडेक कॉज कर रहे थे। तो मैंने एक दिन कोई सोल्यूशन, कोई दवाई काम नहीं करी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई, लेकिन कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिला था। तो अभी 15 डेज पहले ही मैंने स्टार्ट की एक प्रैक्टिस की। मैंने अपने डायरी में ही लिखना शुरू करा कि सबकॉन्शियस माइंड ने ही मेरा हेडेक क्रिएट करा है। क्योंकि माइंड ने ही क्रिएट करा है तो माइंड के पास ही हीलिंग होगी। जहां पे हमारी प्रॉब्लम बनी है वहीं पे ही हीलिंग होगी। तो माइंड क्रिएट्स एंड माइंड हील्स। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को रोज सोते हुए, सोने से पहले ये बोला कि आप ही को पता है कि मेरा हेडेक क्यों हो रहा है, और आप ही के पास सोल्यूशन है। और मुझे पता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मेरा हेडेक ठीक कर सकते हो। और रिक्वेस्ट पाक करके रोज सो जाओ। और 80% मेरा हेडेक खत्म हो चुका है। पहले मुझे इतना हेडेक होता था कि मैं 15 मिनट्स भी बैठ नहीं पाती थी। मुझे लेटना होता था, बैठना तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अब 80% जो है जो हेडेक्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो थोड़े दिन में वो 20% भी खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड, कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पास करनी है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मिरेकल वर्किंग पावर है। वो कुछ भी कोई भी कंडीशन आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, वो कोई भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कोई भी एक्सपीरियंस, आपको कोई भी स्पेसिफिक जॉब चाहिए, कोई भी किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वो इवेंट करा के। तो हम रेपिटेशन, दो ही चीजों से हम बार बार मतलब सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कि हम एक अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है, वो इवेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और एफर्मेशंस के थ्रू आप रिपीट कर करके हमारा माइंड जो है, अगर हम इसे एक झूठ को भी 100 या 200 बार बोलेंगे ना तो वो सच मानने लग जाता है। तो आप पहले से ही बोलना शुरू कर दो कि हमारा बिजनेस जो है, LIC का बिजनेस जो है, वो बहुत डिमांड में है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल है कि एक इंसान ने अपना अ, ये फादर की एकदम अचानक से डेथ हो गई थी। और उनको उनको अपने फादर की विल नहीं मिल रही थी कि उनके फादर ने विल बनाई है या नहीं। तो उनकी सिस्टर ने बोला कि मुझे याद है कि जो हमारे पापा हैं उन्होंने सबके लिए इक्वल डिवीजन करी है, और सबको इक्वल हिस्सा दिया है, और एक विल बनाई है सबके लिए। तो
वो विल जो है वो उसको मिल नहीं रही थी, किसी भी बैंक, किसी भी लॉकर, कहीं नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसने सबकॉन्शियस माइंड को अपने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास तो सोल्यूशन मिल नहीं रहा। तो सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि आप ही के पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप ही मेरे लिए ये विल ढूंढ के दो। तो एक दिन उनको सडनली एक इंस्टिंक्ट होता है एक स्पेसिफिक बैंक का, कि आप इस बैंक में जाके चेक करो। इंस्टिंक्ट मतलब उनको इंट्यूशन आई, तो उन्होंने उसी स्पेसिफिक बैंक में जाके चेक करा। तो उसी बैंक के लॉकर में उनको अपने फादर की विल मिल गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक डॉक्टर का। तो ये कनेडियन डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारा बहुत बड़ा डिजीज डायबिटीज डायबिटीज का सोल्यूशन निकाला था। तो इनको ये बहुत रिसर्च कर रहे थे कि डायबिटीज कैसे क्योर हो सकती है, और इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सोते हुए इन्होंने अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचा, और अपने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड के पास पास कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि आप ही के पास सोल्यूशन है। तो उसके बाद इंसुलिन का इजाद हुआ। इंसुलिन जो है उन्होंने उनको एक आइडिया आया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने पैनक्री डीजेनरेटेड पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ डॉग्स, वहां से एक रेजिड्यू निकाला जहां से आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एक लेडी थी, उनके हस्बैंड ने मतलब उनके हस्बैंड की जो फर्स्ट मैरिज थी उससे उनके कुछ बच्चे थे, तो उनके साथ उनकी लड़ाई थी, मतलब उस लेडी की, कि उनकी कोई प्रॉपर्टी इशू थे। तो वो प्रॉपर्टी इशू कैसे रिजॉल्व हुए? बहुत मतलब फाइटिंग हुई, लेकिन एक दिन उन्होंने एक एफर्मेशन बनाई कि इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। तो वो एफर्मेशन बनाई, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर, एंड 11 डेज तक वो सेम एफर्मेशन अपने माइंड में दी कि उनका जो केस है वो अपने आप खत्म हो गया और गॉड ने खत्म करा दिया। तो 11 डेज तक ये वो सेम एफर्मेशन वो बोलती रही स्लीपी स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और 11th डे उन्हें उनके लॉयर का कॉल आया कि सेटलमेंट के लिए सब रेडी हैं। तो उन्होंने फिर उनका जो है सेटलमेंट हुआ, और एक हारमोनियस एग्रीमेंट हो गया था दोनों ही पार्टीज के बीच में, और उनका केस जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक थैंक यू टेक्निक का। तो मिस्टर ब्रोक यहाँ पे हैं। तो मिस्टर ब्रोक के पास ना कोई काम नहीं था, उनके बिल्स पे बिल्स बढ़ते जा रहे थे, उनके 3 बच्चे थे और उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो उन्होंने एक दिन फादर से पूछा, जैसे क्रिश्चियन थे तो उन्होंने फादर से जाके पूछा कि मैं क्या करूं। तो फादर ने उनको बोला कि तुम थैंक यू बोलना शुरू कर दो। तुम थैंक यू अपने तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसे के लिए ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो। पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स कम लगेंगी। और वैसा ही हुआ। उन्होंने पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, और उनका माइंड जो है वो शांत हो गया, और माइंड को भी लगने लग गया कि हमारे पास पैसा है तो मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। और वो थैंक यू बोलने से क्या हुआ कि एक दिन मार्केट में वो गए, तो उन्हें एक उनका प्रीवियस एम्प्लॉयर जिनके साथ वो पहले काम करते थे वो मिले, और उन्होंने उन्हें जॉब ऑफर की, $500 की जॉब ऑफर करी, और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो थैंक यू बार बार रोज उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही अपनी प्रॉब्लम को ऐसे समझा कि मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, और थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, और उन्हें एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी उन्होंने अट्रैक्ट कर ली। अब यहाँ पे एक लेडी का एग्जाम्पल है। जो लेडी
जो ऑथर के पास आती थी, मतलब मिस्टर जोसेफ मर्फी। ये मैंने एक बुक से एग्जांपल्स ली हैं, हाउ टू, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो उसी में ही ये एग्जांपल है कि ऑथर के लेक्चर सुनने के लिए एक लेडी आती थी, उसे 3 बसेस चेंज करके आना पड़ता था। तो वो 3 बसेस चेंज करने में उसको बहुत दिक्कत होती थी, तो उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के साथ ये प्रॉब्लम अपनी शेयर की, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे सोल्यूशन बताया। उसने कहा कि मुझे ना एक कार चाहिए जिसका नाम है कैडिलैक कार। तो उसने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया उस कैडिलैक कार को, फील करा उस कैडिलैक कार में वो बैठी है और रोज अपने लेक्चर सुनने जा रही है। तो वो कैडिलैक कार में जो रोज लेक्चर सुनने जाती थी वो उसने फील करा पूरा, उसने मतलब उसके माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास वो गाड़ी है। तो एक दिन उसको फोन आता है उसके डेड अंकल, मतलब उसके जो अंकल हैं वो मर चुके हैं, और उसके नाम एक कैडिलैक कार और एक प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। तो ऑटोमेटिकली उसने वो गाड़ी अपने पास अट्रैक्ट कर ली, और वो हम अब नेक्स्ट हमेशा जब भी जाती लेक्चर्स अटेंड करने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के, तो उसी कैडिलैक कार में जाती। किसी का हैंड रेज है? राजेश जी, देखना किसका एंट्रेस है। हेलो, राठौर जी। देख रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए। पुनीत जैन। हाँ, पुनीत भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। With the power of subconscious mind, we can achieve anything. एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपका माइंड पहले से ही एक्सेप्ट कर लेगा कि वो पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है। अच्छा, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आप शेयर कर सकते हो तो बताइए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आई थिंक अबाउट क्वार्टरली कॉन्टेस्ट कंपनी निकालती है, मेडिक्लेम्स के ईयरली कॉन्टेस्ट। जब वो दिमाग में होते हैं ना, तो टेंशन बहुत रहती है। टारगेट तो अचीव हो जाते हैं, टारगेट इज नॉट एन इशू, लेकिन पूरा टाइम हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, टेंशन रहती है। ये इसलिए क्योंकि आपको आपको अब तक नहीं पता था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कितना पावरफुल है। अब आपको पता लग गया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। तो पहले ही दिन से जैसे टारगेट आपके पास आता है सामने, तो तब से ही बोलना शुरू कर दो, ये टारगेट तो अब बहुत इजी अचीव करना, और ये मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। उसी दिन से एफर्मेशन ये बोलना शुरू कर दो, और अपने आप आपके पास क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे। अपने आप जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो अपने आप सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप इजी कर सकते हो, और अपने कॉन्शियस माइंड को ये बोलो कि वरिंग से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, और वो मेरा टारगेट अचीव करा देगा अपने आप। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Welcome. एक कैंडिडेट हो रहा है, मोहम्मद इस्माइल। आप बोलना चाहते हैं सर? अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। हम हाँ, बोलिए। ये हमारा क्वेश्चन था कि मैं मॉर्निंग वॉक पे साइकिल पे जाता हूँ, तो जैसे ही टर्निंग देते हैं ना, तो मेरे आगे से ईगल आ गई। ईगल, ये जो पैदल सब टच हुआ, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ब्रेक लगाना है नहीं लगाना है, एकदम जाके मैं गिर गया। तो उसका एक्चुअली वो कॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड? तो आपने देखा ही नहीं, तो अगर आपको देखा ही पता नहीं ही था। नहीं देखा, अगर आपने देखा ही नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं एक्ट कर पाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं एक्ट कर पाएगा। जब आपका कोई भी सेंस यूज 5 सेंसेस में से आपका कोई भी सेंस यूज ही नहीं हुआ, तो ना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर सकता है, ना कॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर सकता है। आपने देखा ही नहीं उस डेंजर को। और ये पिंक एंड गोरेज जो है बुक जो है, तो इसको देखो कोई लिखा है, पिंक एंड गोरेज थिंक एंड ग्रो रिच, आगे बताइए। नेपोलियन हिल की बुक है, हाँ तो इस पे जी। सबकॉन्शियस माइंड पे ही लिखा है वो बुक। हाँ, तो वो ये बेहतर सबकॉन्शियस। रहेगा तो उसमें पढ़ने के लिए, उसको हाँ, अप्लाई वो करने के लिए मेथड्स। उससे पहले आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो। थिंक एंड ग्रो रिच उसके बाद पढ़िए। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आपको
हर हर एरिया जिस भी, जैसे हेल्थ, करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, सबके बारे में लिखा है। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच में सिर्फ कैसे हम रिच हो सकते हैं उसके बारे में लिखा है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप पढ़ो। और जो पॉजिटिव हमेशा रहने के लिए नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आना है, तो उसके लिए क्या करना है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव थॉट हमेशा किसी ना किसी वे में आता है, हम हमेशा पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। कोई ना कोई नेगेटिव 80% थॉट, सॉरी, नहीं, 80% हमको नेगेटिव थॉट ही आता है ज्यादा से। तो तो वो positive- आपकी आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऑलरेडी। आप हार्ड वायर हो चुके हो। अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और आप विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो और अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो। थैंक यू मैम, वेरी गुड सेशन। वेलकम। तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्या ख्याल है हमारे मनी से रिलेटेड, ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप बहुत कम आपकी इनकम है, अगर आप पुअर हो, तो ये आपकी गलती है। इसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट ही नहीं कराया कि आप पैसा कमा सकते हैं और अपनी मर्जी का पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्सेप्ट करवाएं कि हम पैसा कमा सकते हैं और अपनी मर्जी का जितना प्रॉफिट हम चाहते हैं मंथली, जितना मंथली इनकम हम बनाना चाहते हैं, हम बना सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने एक एफर्मेशन, टाइम बहुत कम बचा है इसलिए मैंने एक एफर्मेशन आपके साथ, आप सबके साथ शेयर करनी है। आप नोट कर लो या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। तो एक एफर्मेशन है, ये इस बेसिस पे है कि मनी को हमने हमने मनी के साथ बहुत खिलवाड़ करा है, पैसों को बहुत नेगेटिवली देखा है। हमने हमेशा यही बोला है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो अब हमें वो चेंज करना है, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। तो इसलिए एक एफर्मेशन है, ये मैंने यूट्यूब से ही ली है, आप लिख सकते हो। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है, सोते समय भी आता है, काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, और एक दिन सपने में आके मुझे बोलता है यार मैं 100 करोड़ को भी तेरे साथ ले आऊं। तो मैं कहता हूँ 500 को भी ले आ, मेरे घर में बहुत जगह है, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप पैसे को एक एनर्जी की तरह ट्रीट करो। हम सब एनर्जी से बने हैं, पैसा भी उसी एनर्जी से बना है। लेकिन वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो वेल्थ को एक्सेप्ट करो, पहले से ही एक्सेप्ट करो कि मेरे पास पैसा है, अबंडेंस है। इस सृष्टि में बहुत अबंडेंस है, हम सबके लिए बहुत अबंडेंस है। तो पहले से ही पैसे को एक्सेप्ट करो। वेल्थ इज ओनली अ हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम ऐसे ऐसे समझो कि हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, हमें वही रिश्तेदार क्यों पसंद होते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमारे हित में सोचते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, जो हमसे अच्छे रिलेशन रखते हैं। तो वैसे ही पैसों को ट्रीट करो। पैसा भी वैसा ही है, पैसे की अच्छाई करो और उसको अप्रिशिएट करो कि मेरे पास पैसा बहुत इजीली आ जाता है। और पैसा कमाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप भी बोल सकते हो पैसा कमाना बहुत इजी है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ का आइडिया एक्सेप्ट करवाना बहुत इजी है। हम एफर्मेशन से करा सकते हैं, विजुअलाइजेशन से करा सकते हैं, और आप ऑटोमेटिक अपने माइंड को सजेशन भी दे सकते हो। जैसे कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है कि ये बहुत महंगा है, तो उस नेगेटिव थॉट को पहले से ही जैसे आता है उसको रिवर्स कर दो। उसको बोलो कि ये अच्छा तो बेटा, कितना टाइम और लगेगा आपको? एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम? हाँ जी।
अनिल मेहरा जी बोलिए। हाँ नमस्ते भैया। जो भव्या नमस्ते। बोल रही है ना एकदम सही है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है। मैंने टीओटी का सोचा था, तो बस कि मेरा होगा ही है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास हो गया था कि मेरा टीओटी होगा है। मैं एमडीआरटी हुआ मिठाई नहीं बांटा, सीओटी हुआ मिठाई नहीं बांटा, लेकिन एक दिन टीओटी होके ही रुका। तो मेरा कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कोई चीज डालते हैं तो जरूर होगा। बच्ची बहुत सही बात बोल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भव्या कितना टाइम और लगेगा बेटा? अभी 10 मिनट्स और। अब हमारा टाइम तो हो गया बेटा, आप 1 मिनट लेके इसको वाइंड अप कर दो, फिर अगली बार देखेंगे। सर 5 ठीक है। मिनट दे दो ना, हाँ 5-6 मिनट दे दो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। चलो चलो, 5 मिनट लो बेटा, 5 मिनट लो। ठीक है। ठीक। ये एक और एफर्मेशन है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे आप मनी को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो। मनी को एक ऐसे ऐसे ट्रीट करो कि मनी भी एक इंसान है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है। तो आप उसको बोलोगे आई लाइक मनी, आई लव इट, आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली। मनी इज कॉन्स्टेंटली सर्क्यूलेटिंग इन माई लाइफ. I release it with joy and it returns to me in a wonderful way. It is good and very good. Money flows to me in avalanches of abundance. Avalanches जैसे स्नो गिरती है, वैसे ही मेरे पे पैसा गिर रहा है, ऐसे इमेजिन करो. I use it for good only. I am grateful for my good and for the riches of my mind. तो हम सब अमीर हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना है. अब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम अमीर हैं. आप किसी ना किसी इंटरेस्ट में बहुत अमीर होंगे, आपको पता भी नहीं होगा. आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहना है. आपके पास एक फुली फंक्शनल बॉडी है, कई लोगों के पास तो फुली फंक्शनल बॉडी भी नहीं होती, वो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं. आपके पास एक अच्छी फैमिली है, कई लोग तो अनाथ होते हैं. तो हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है कि किसी ना किसी चीज में तो मेरे पास अबंडेंस है. मनी में भी अबंडेंस है, सब चीजों में. आप अपने डेली नीड्स पूरे कर पा रहे हो, आपके घर में खाना है, आप ऑलरेडी अमीर हो, आप ऑलरेडी अबंडेंट हो. तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक लड़के ने अपनी फीस, वो बहुत गरीब था, और कैसे उसने अपनी फीस जो है वो कमाई. तो इसमें एग्जाम्पल है कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का एज अ कंपाउंडर काम करता था डॉक्टर्स के यहाँ. तो डॉक्टर्स के यहाँ वो काम करता था और उनकी डिग्रीज जो है उनको साफ करता था कपड़े से, उनकी डस्टिंग करता था. तो वो भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास फीस नहीं थी. तो वो रोज ना इमेजिन करता था उस डिग्री पे, अपना नाम इमेजिन करता था बोल्ड लेटर्स में कि उसका नाम प्रिंट हुआ है उस डिग्री पे. रोज उस डिग्री को जैसे साफ करता, अपना नाम इमेजिन करता. तो क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने उसे ट्रेन किया और उसको स्टेरिलाइजिंग सिखाई, और इंजेक्शन लगाना सिखाया, और फर्स्ट एड वर्क करना सिखाया. तो वो डॉक्टर उसकी मेहनत से इतना इम्प्रेस हो गया कि उस डॉक्टर ने ही उसकी फीस भर दी और उसे बोला कि जाओ तुम डॉक्टरी कर लो. तो अब हमें सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले आप अपना एक गोल बनाओ कि किस किस एरिया में आपको एक्सेल करना है, किस एरिया में आपको सक्सीड करना है. सक्सेस कौन से एरिया में चाहते हो, चाहे करियर में, चाहे मनी, चाहे आपको अपनी मंथली इनकम 10 लाख रुपीज बनानी है, वो एक चीफ गोल बना लो. ठीक है. फिर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करो कि अभी मैं वो गोल क्यों अचीव नहीं कर पा रहा. अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखो कि क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं. फिर उसी लिमिटिंग बिलीफ्स के ऑपोजिट एक ऑटो सजेशन, एक एफर्मेशन बनाओ. जैसे हमने बना रखा है कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, मनी इज वेरी इजी टू अर्न, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज. पैसा सिर्फ एनर्जी है, ये मान लो. जितनी जल्दी आप मानोगे उतनी जल्दी आपके पास पैसा आ जाएगा. और ग्रैटिट्यूड,
नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एक थैंक यू टेक्निक बताई थी कि उन्होंने पहले से ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है मिल गया है, ऐसा थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। ग्रैटिट्यूड में रहो हमेशा। कुछ किसी भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, कुछ ना कुछ सीखने का जरूर होगा, तो वो आपको देखना है। और नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब पहले से ही स्टार्ट कर दो ये सोचना कि मेरा जो ये एम है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी, जैसे आपने सोचा कि मेरा टारगेट है, आपने बोला टीओटी कंप्लीट करने का या एमडीआरटी कंप्लीट करने का, सोच लो कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लोग आपको बार बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं उसके लिए, और लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। अपने माइंड में एक मूवी बना लो, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी बेटा, और हाँ जी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ग्रेट सेशन। बहुत कुछ था आपके पास बोलने के लिए, आपको टाइम कम मिला, मौका अगली बार जरूर देंगे आपको। एक हैंड अब रेज। मैं है हैंड्रेज, ये विकास जी हैं, विकास भारद्वाज जी, अनम्यूट करके बोलिए सर। विकास जी अनम्यूट करके, अनम्यूट करो पहले। सुनील जी, मेरे को सेशन के बारे में कुछ नहीं कहना है। जी सेशन बहुत अच्छा रहा, मैडम बहुत बहुत अच्छा, अपनी बच्ची है हमारी। और जी मेरे को कल एक मीटिंग है जनरल इंश्योरेंस की, मोटर इंश्योरेंस के ऊपर, उसके बारे में मेरे जी को जी बताना था को। तो मैं राजेश राठौर जी को है ना, क्या कहते हैं, उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो ग्रुप में डाल देंगे, तो वो कल उस ठीक है, मीटिंग को ज्वाइन करें, ये निवेदन है, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है सर, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। अब मैं विजेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा वोट ऑफ थैंक्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, और मैं सभी एफपीआरटी बोर्ड मेंबर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, तो धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज का सेशन मतलब इतना कमाल का सेशन है सुनील भाई। मेरी बेटी साथ बैठी है मेरे, और वो पूरा सेशन सुन रही थी, तो मैं भव्या का इतना धन्यवाद करता हूँ, इतने कम शब्दों में, कम समय में, जो हमारे को 1 करोड़ क्या 100 करोड़ की बातें बता दी। और मैं इस पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ, जो भव्य ने जितनी भी बातें बताई हैं, कि एक बार मेरा दुबई का टूर होना था श्री राम में, तो बहुत कम टाइम रहेगा। लोग बोले अब तो सर नहीं हो पाएगा, मैंने कहा पक्का होगा, मेरा दुबई टूर होना ही होना है। सर आप मानोगे नहीं, लास्ट 2 दिन में मतलब सारा प्रीमियम कंप्लीट हो गया और मैं दुबई टूर करके आया। तो मैं भव्य का इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आज सबकी आंखें खोल दी, कान खोल दिए, और सबको पॉजिटिविटी दे दी, इसलिए बार बार थैंक यू। और हमारा सबका टीओटी हो चुका है, सिर्फ कमीशन बाकी है। थैंक यू भव्य जी, थैंक यू भैया। और मैंने आप सबके लिए ना एक जो अपनी आप सेल्स कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, एक वर्कशॉप भी बनाई है, आधे घंटे की वर्कशॉप है, आप उसका एक्सेस ले सकते हो और उसकी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो। 5 बहुत इजी टेक्निक्स हैं कैसे आप इंश्योरेंस सेल्स अपनी इंक्रीज कर सकते हो, ये टेक्निक्स तो आप सीख सकते हो। हम बेटा एक सेशन और ले लेंगे आपका, उस पे हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भव्या, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं राजेश राठौर